चलिए दोस्तों, अब जीन पॉल सार्त्रे का अस्तित्ववाद देख लेते हैं। अस्तित्ववादी मार्क्सिज्म। तो सार्त्रे ने अपनी पुस्तक बीइंग एंड नथिंगनेस जो कि 1943 में आती है, में अस्तित्ववाद की व्याख्या की है। सार्त्रे के अस्तित्ववाद का केंद्रीय विचार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक मनुष्य की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये इसका मुख्य विषय है। उनका कहना है कि मनुष्य के पास चयन करने की स्वतंत्रता है, यानी हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। हमें हमारे पास चयन की स्वतंत्रता है। हम जब अपना जीवन साथी चुनते हैं तो वहाँ पर भी हमारे चयन की स्वतंत्रता रहती है। जब हम अपना कोई काइंड ऑफ स्ट्रीम चुनते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, वहाँ भी चयन की स्वतंत्रता रहती है। तो हमारे पास चयन की स्वतंत्रता रहती है। वह परिस्थितियों से परे जा सकता है। तो हम परिस्थितियों से परे जाकर भी अपनी पृष्ठभूमि को दरकिनार करके भी, अगर हमको एमबीए करना है या हमें एमबीबीएस बनना है, तो हम अपनी परिस्थितियों से जाकर भी अपने जो चयन है उसको कर सकते हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा मार्क्सवाद से मेल नहीं खाती, क्योंकि मार्क्स के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्थिक परिस्थितियों से निर्धारित होती है। लेकिन मार्क्स क्या कहता है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप एमबीबीएस नहीं बन सकते हैं। मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति वर्ग रहित एवं वर्ग विहीन समाज में ही संभव है। तो अगर मानवीय स्वतंत्रता चाहिए तो हमें एक ऐसे समाज में रहना होगा जहाँ पर कोई क्लास ना हो, जहाँ पर किसी प्रकार का स्टेट एग्जिस्ट न करता हो। तीव्र युद्ध के बाद सार्त्र मार्क्सवाद की ओर मुड़े। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों के कारण उन्होंने व्यक्ति के सामाजिक जीवन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सामूहिक संघर्ष के महत्व को स्वीकार किया है। यानी कि कलेक्टिव जो स्ट्रगल होते हैं उसके लिए वो महत्वपूर्ण है व्यक्ति के सामाजिक जीवन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। उन्होंने मार्क्सवाद को अपनाया। सामाजिक अस्तित्ववाद का एहसास व कर्ममय जीवन की आकांक्षा से सार्त्र को मार्क्सवाद के करीब लाया गया। फिर सार्त्र यह स्वीकार करते हैं कि मार्क्सवाद आधुनिक विश्व का दर्शन है और उसका अस्तित्ववाद इस दर्शन की विचारधारा मात्र है। उनके लिए दर्शन विचारों की महान सृजनात्मक व्यवस्था है जो एक खास ऐतिहासिक अवस्था में प्रबलता प्राप्त करती है। जब तक उस ऐतिहासिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस दर्शन से परे जाना कठिन होता है। अस्तित्ववाद का प्रमुख उद्देश्य मार्क्सवाद को उसके मानवतावादी आधारों पर स्थापित करना है कि हम ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट है उस पर उसको स्थापित करें। इस प्रकार मार्क्सवाद के भीतर अस्तित्ववाद का सीमित उद्देश्य है और उसकी पूर्ति के लिए अस्तित्ववाद एक विचारधारा के रूप में समाप्त हो जाएगा। मार्क्सवाद के भीतर ही अस्तित्ववाद को स्वीकार कर लिया गया और देखिए इसको विचारधारा के रूप में समाप्त हो जाएगा ऐसा माना जाता है। सार्त्र विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि उनका अस्तित्ववाद मार्क्सवाद का पराश्रयी है, यानी कि उनका अस्तित्ववाद मार्क्सवाद पर निर्भर है या मार्क्सवाद पर आश्रित है। फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, इससे लुई अल्थुजर रिलेटेड है। लुई अल्थुजर का संरचनात्मक मार्क्सवाद मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। जो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है जो लुई अल्थुजर का संरचनात्मक मार्क्सवाद है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि वे दो कारणों से हस्तक्षेप के लिए बाध्य हुए। पहला कारण था सोवियत संघ के साम्यवादी दल की 20वीं कांग्रेस और दूसरा कारण था सोवियत संघ व चीन के बीच मतभेद। अल्थुजर का उद्देश्य मार्क्सवाद की वैज्ञानिकता को पुनः स्थापित करना है, मार्क्सवाद की मानवतावादी व्याख्या का खंडन करना है। अल्थुजर का सुझाव है कि मार्क्स के लिए कैपिटल पढ़िए, कैपिटल का एक एक शब्द और चारों खंडों की एक एक पंक्ति पढ़िए। प्रथम अध्याय को 10 बार पढ़िए। तो मार्क्स को अगर आपको समझना है तो आपको उसके दास कैपिटल को पढ़ना होगा और उसके एक एक शब्द को आप पढ़िए, चारों खंडों की एक एक पंक्ति को पढ़िए, उसका प्रथम अध्याय 10 बार पढ़िए। जो कहना है कि कैपिटल का पठन नियमों के अनुसार होना चाहिए और मार्क्स स्वयं इस नियम को बतलाते हैं। पठन आलोचनात्मक व कठोर होना चाहिए, यानी क्रिटिकल होना चाहिए और रिगोरस होना चाहिए। अल्थुजर का तर्क है कि किसी अवधारणा का अर्थ अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमें किसी अवधारणा का अर्थ निकालना है तो उसे हम अलग से निर्धारित नहीं कर सकते। यह आवश्यक है कि उस संदर्भ को ढूंढा जाए जिसमें उस अवधारणा का प्रयोग होता है। हमें उस संदर्भ को ढूंढना होगा, उस कंटेक्स्ट को ढूंढना होगा जिस संदर्भ में उस अवधारणा का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता है, तो अगर हमें इसकी अर्थ को डिफाइन करना है तो हम कोई अलग से इसका अर्थ निर्धारित नहीं कर सकते। हमें उस संदर्भ को ढूंढना होगा, स्वतंत्रता किस कॉन्सेप्ट में या किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ी जाती है। संदर्भ को अल्थुजर प्रॉब्लमैटिक कहते हैं, ये एक इनका टेक्निकल वर्ड है। अल्थुजर के वैचारिक विकास में ज्ञान मीमांसात्मक अंतराल यानी एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक देखने को मिलता है। एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक देखने को मिलता है इन द सेंस कि ये क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक क्या है। जब हमने मार्क्स को पढ़ा तो हमने देखा था कि मार्क्स में एपिस्टेमोलॉजिकल गैप देखने को मिलता है इन द सेंस कि जो यंग मार्क्स है और जो मैच्योर मार्क्स है दोनों में अंतर है। यंग मार्क्स जहाँ पर स्वतंत्रता की बात करता है, मुक्ति की कामना की बात करता है, जहाँ पर जो यंग मार्क्स रेडिकल है
रोमांटिक है, वहीं पर जो काइंड ऑफ मेच्योर मार्क्स है, अब वो इन चीज़ों को छोड़ चुका है, अब वो रोमांटिसिज्म को छोड़ चुका है। हालाँकि रेडिकल तो बाद में भी था, लेकिन अब वो कंजर्वेटिव बन चुका है। काइंड ऑफ वो अब रोमांटिसिज्म को छोड़ चुका है। यंग मार्क्स अलगाव की बात करता है, मुक्ति कल्पना की बात करता है, जबकि जो मैच्योर मार्क्स है वो क्रांति की बात करता है, वो हिंसा की बात करता है। तो यही है एक ज्ञान, जैसे जैसे प्लेटो में हमने देखा था कि यंग प्लेटो के कुछ और विचार थे। यंग प्लेटो के जो विचार थे वो फिलासफर किंग में हम देख सकते हैं कि वो फिलासफर किंग एक आदर्श राज की बात करता है, जबकि जब वो धीरे धीरे मैच्योर हुआ तो उसे पता चला कि ये सब दकियानुसी बातें हैं, ये बादलों का नगर है। तो फिर वो सीधे मैच्योर जब मार्क्स बनता है तो तलाश में आता है और कहता है कि जो राज्य होगा वो लॉज से रूल होगा, उसका जो सेकंड बेसिस स्टेट था। यही बात है। यह अवधारणा उन्होंने अपने निर्देशक बेचलार्ड से ली थे। मानवीय ज्ञान का विकास निरंतर नहीं होता है, बल्कि उसमें विच्छेद की स्थिति भी आती है। तो निरंतर आप नहीं बढ़ सकते, आपके अंदर एक ब्रेक तो आएगा ही। मार्क्स के भीतर यह विच्छेद दो रूपों में होता है, मार्क्स का अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों से तथा मार्क्स का स्वयं से। शुरुआती दौर में मार्क्स हेगल, कांट, फिक्टे और फायरबाख के विचारधारात्मक प्रॉब्लमैटिक के साथ बधे हुए थे। उनके साथ विच्छेद की अवस्था आती है और वे विचारधारा से विज्ञान की ओर वापस लौटते हैं, एक नए विज्ञान की स्थापना करते हैं। अल्थुजर मार्क्स की रचनाओं को 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली अवस्था है 1840 से 1844 में। इस अवस्था में मार्क्स 2 क्षणों से गुजरते हैं। पहला कांट व फिक्टे के प्रॉब्लमैटिक से, दूसरा फायरबाख के मानव विज्ञान से। दूसरी अवस्था 1945 से प्रारंभ होती है, इससे विच्छेदन की अवस्था आती है। इस अवस्था में जर्मन आइडियोलॉजी व थीसिस ऑन फायरबाख जैसी रचनाओं को रखा जा सकता है। तीसरी अवस्था ये संक्रांति काल की अवस्था है, यानी ट्रांजिशन का फेज था उसकी अवस्था है, जो 1845 से 1857 तक चलती है। इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी एंड कैपिटल का प्रथम ड्राफ्ट शामिल है। अंतिम जो अवस्था है 1857 से 1883 तक है। इसमें मार्क्स की परिपक्व एवं वैज्ञानिक जो रचनाएं हैं उसमें देखने को मिलती हैं। अब मार्क्स रोमांटिसिज्म प्रवेश नहीं है, अब मार्क्स मैच्योर हो चुका है, उसे पता है कि व्यवहार और सोच में कितना अंतर होता है। उपरोक्त विभाजन इस बात का स्पष्ट प्रकटीकरण है कि मार्क्स कभी भी हेगलवादी नहीं रहे। अल्थुजर ग्राम्शी द्वारा प्रतिपादित विचारधारात्मक आधिपत्य यानी जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है की अवधारणा को स्वीकार करते हैं और कई संस्थागत तरीकों से क्रियाशील रहता है। ये तो आइडियोलॉजिकल जो हेजेमनी है ये कई संस्थागत तरीकों से क्रियाशील रहता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली के माध्यम से, फिर स्कूल्स, चर्च और इवन मीडिया, ये इन सब संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से ये जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है ये संचालित रहती है। फ्रांस में 1960 के दशक में संरचनावादी मार्क्सवाद लोकप्रिय बना, जिसने हेगेलियन मार्क्सवाद का विरोध किया था। इसके अंतर्गत उच्चतर औद्योगिक समाज की प्रकृति को समझकर बुर्जुआ और श्रमिक वर्ग की स्थिति पर विचार किया गया। यह मूलतः संरचनावाद के दर्शन को मार्क्सवाद के मूलभूत प्रास्थापनाओं को समझने का एक प्रयास था। लुई अल्थुजर ने मार्क्स की मानवतावादी जो मानववादी व्याख्या है, जो जॉर्ज लुकास, जीन पॉल सार्त्रे और ग्राम्शी के द्वारा की गई है, उसको अस्वीकृत करते हैं और हेगलवादी मार्क्सवाद को भी अस्वीकार करते हैं। तो ये हेगलवादी मार्क्सवाद को भी अस्वीकार करते हैं और जो मानवतावादी व्याख्या है जॉर्ज लुकास की, जीन पॉल सार्त्रे की और ग्राम्शी की, उसको भी ये अस्वीकार करते हैं। फिर विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद यानी एनालिटिकल मार्क्सिज्म। तो 1970 के दशक में मार्क्सवाद के अकादमिक पक्ष को मजबूत करने के लिए एक नए प्रकार के मार्क्सवाद का जन्म हुआ, जिसे एनालिटिकल मार्क्सिज्म कहा जाता है। यह इस विश्वास से उत्पन्न हुआ कि मार्क्सवाद एक जीवित बौद्धिक परंपरा है, यानी लिविंग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, और इसके अंतर्गत वैश्विक जीवन को समझने व विवेचित करने का आधार मजबूत है और उसे नए संदर्भों में नए प्रकार के दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि समाज का विश्लेषण सही प्रकार से हो सके। 1979 में जी.ए. कोहेन व जॉन एल्स्टर व कई अन्य विचारकों ने लंदन में एक बैठक आयोजित की और इसमें समसामयिक मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर चर्चा आरंभ हुई, जिसने मार्क्सवाद के सैद्धांतिक पक्षों के आधार पर बनने वाले निष्कर्षों को विश्लेषी मार्क्सवाद का नाम दिया, यानी एनालिटिकल मार्क्सिज्म का नाम दिया। इस अवधारणा का सबसे पहले जॉन एल्स्टर ने 1980 के दशक में प्रयोग करना आरंभ किया। इस समूह में जे कोहेन, जॉन रोमर, रॉबर्ट ब्रेन, फिलिप बॉन पेरिज, रॉबर्ट बेंडरवीन आदि शामिल है। जी.ए. कोहेन की पुस्तक है कार्ल मार्क्स, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, अ डिफेंस। थ्योरी ऑफ हिस्ट्री,
डिफेंस 1978 में आती है, के प्रकाशन के साथ ही विश्लेषी मार्क्सवाद का आरंभ होता है। आर्थिक सिद्धांत में रोमर व वान पेरिच, दर्शन में एल्स्टर, कोहेन व रोमर, और इतिहास में ब्रेनर आदि विचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पोस्ट मार्क्सिज्म की बात देखते हैं, तो इसमें अर्नेस्टो लाक्लाउ और चेंटल माउफे की पुस्तक हेजेमनी एंड सोशलिस्ट स्ट्रेटजी, जो कि 1985 में आती है, में पहली बार उत्तर मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग किया, पोस्ट मार्क्सिज्म शब्द का प्रयोग किया। उत्तर मार्क्सवाद को कई विचारकों द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांतों का विरोधी माना जाता है। यह मार्क्स के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है कि राजनीति का आधार आर्थिक कारक है। इसी प्रकार यह उनके वर्ग और वर्ग संघर्ष संबंधी अवधारणा को भी अस्वीकृत करता है। उत्तर मार्क्सवाद वर्गीय शोषण के साथ साथ आधुनिक समाज में जाति, लैंगिक और प्रजातीय नस्ली शोषण को भी प्रमुख मुद्दे मानता है। कि आप केवल क्लास के माध्यम से, या जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन बस नहीं है, उसके साथ साथ जाति एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे भारत जैसे देशों में अगर देखा जाए तो भारत में ऐसा कोई क्लास नहीं है, हालांकि अब क्लास भी बन चुकी है, रिच क्लास और मिडिल क्लास और पुअर क्लास, लेकिन भारत में जो ट्रेडिशनली जात के आधार पर या एथनिसिटी के आधार पर शोषण होता है, लैंगिक आधार पर होता है, और प्रजाति या रेशियल शोषण होता है। अब इसमें हम लोग सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सामाजिक लोकतंत्र बाजार व राज्य के बीच संतुलन, व्यक्ति व समूह के बीच संतुलन के लिए खड़ा हुआ है। तो जो सामाजिक लोकतंत्र है, ये बाजार और राज्य के बीच संतुलन हो, प्लस व्यक्ति और समुदाय के बीच संतुलन हो। आधुनिक सामाजिक लोकतांत्रिक चिंतन की मुख्य विशेषता समाज में दलितों, कमजोरों के लिए चिंता है। तो ये केवल और केवल दलित और जो कमजोर हैं उनके बारे में, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास हैं या जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, उनके बारे में ये चिंता करता है। इसका स्रोत चाहे जो भी रहा हो, यह आमतौर पर कल्याणवाद यानी वेलफेयरिज्म, पुनर्वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस जैसे सिद्धांतों के आधार पर व्यक्त किया गया। इसका सपोर्ट अंबेडकर जी भी करते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। केन्सियन सामाजिक लोकतंत्र के रूप में, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआती दौर में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, यह राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से पूंजीवाद को मानवीकृत करने की स्पष्ट इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो हम जब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, कि राज्य द्वारा गाइडेड सोशलिज्म हो, तो राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से पूंजीवाद को आप ह्यूमनाइज्ड करिए, या राज्य के माध्यम से आप जो जाति व्यवस्था है उसको आप सुधारने का काम करिए। ये बात है अम्बेडकर के शब्दों में अगर देखा जाए। यह माना जाता है कि केन्सियन आर्थिक नीतियों से पूर्ण रोजगार सुरक्षित होगा, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार को आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने में मदद करेगी, और प्रगतिशील कराधान के माध्यम से वित्त पोषित व्यापक कल्याण के प्रावधान गरीब व अमीर के बीच की खाई को कम कर देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। तो अब कम्युनिज्म और जो सोशल डेमोक्रेसी है उसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो क्या तो जो साम्यवाद है ये वैज्ञानिक समाजवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद क्यों है? क्योंकि ये चेंज की बात करता है, ये क्रांति की बात करता है, ये हिंसा की बात करता है। जबकि जो सोशल डेमोक्रेसी है ये नैतिक समाजवाद है। तो ये कैपिटलिज्म को ह्यूमन बनाने की कोशिश है, उसको मानवीकृत बनाने का प्रयास है। तो ये नैतिक समाजवाद है। ये फंडामेंटलिज्म पर बेस्ड है, फंडामेंटलिज्म पर बेस्ड है, कट्टरवाद है, यानी हिंसा करनी है, आपको एक विशेष प्रकार का कम्युनिज्म लाना है, और कुल मिला के ये किसी प्रकार से कंप्रोमाइज की बात नहीं करता है, जो साम्यवाद है। जबकि इसमें संशोधन हो सकता है, रिविजनिज्म हो सकता है डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। इसमें काल्पनिकता है, इसमें जो मतलब काल्पनिकता इसमें ज्यादा है, जबकि ये व्यवहारिक है। आप सोशल डेमोक्रेसी को ला सकते हैं, लेकिन कम्युनिज्म को आया भी, जैसे देखो विश्व में कम्युनिज्म आया भी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, या उसका जो सही रूप है, जो मार्क्स ने सही बात की थी, वो आज भी है नहीं। कहीं एक पार्टी की तानाशाही हो गई, कहीं एक व्यक्ति की तानाशाही हो गई, तो वो सही से आ नहीं पाया। लेकिन ये व्यवहारिक है। डेमोक्रेसी में आप जैसे भारत में भी एक काइंड ऑफ सोशल डेमोक्रेसी ही है, तो वो आप ला सकते हो। फिर क्रांति, तो इसमें क्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है, मार्कआउट को, और यहाँ पर विकास या क्रमिकता पर धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए, क्रमिक सुधार आप करते जाइए। लक्ष्य इसका है पूंजीवाद को समाप्त करना। यानी कम्युनिज्म का लक्ष्य क्या है कि आप पूंजीवाद को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाइए। जबकि सोशल डेमोक्रेसी है, उसका लक्ष्य है पूंजीवाद को मानवीकृत करना, यानी उसको ह्यूमनाइज करना, उसके फेज को मानव के लिए गाइड करना, या मानवीकृत उसको करना। ऐसा ना हो कि वो केवल पूंजीपति के हित देखे और मानवों के जो हित है उनको दरकिनार कर दे।
पूंजीवाद को मानवीकृत करना। इसमें सामान्य स्वामित्व होता है, इसमें पुनर्वितरण की बात की जाती है। फिर इसमें वर्ग संघर्ष की बात की जाती है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्लास वर्ग संघर्ष में सुधार की बात की जाती है, यहाँ तक कि क्लास कॉपरेशन की भी बात की जाती है। फिर पूर्ण समानता इसमें लाई जाती है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी की इसमें बात की जाती है। इसमें रिलेटिव इक्वालिटी की बात की जाती है, क्योंकि पूर्ण समानता स्थापित करना थोड़ा सा कठिन काम है, टेढ़ी खीर है। इसमें राज्य सामूहिकता पर बल दिया जाता है, यानी स्टेट कर ही मतलब स्टेट ही पूरी तरह से सारी चीजों का ऑनर होगा, जबकि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, यानी कुछ जगह पर स्टेट चीजों को चलाएगा, कुछ जगह पर पूंजीपति या प्राइवेट सेक्टर पर चीजें दे दी जाएंगी। इसमें केंद्रीय योजना यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी। इसमें आर्थिक प्रबंधन होगा, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत चीजें की जाएंगी। यहाँ पर कोई सेंट्रल प्लानिंग के तहत जैसे 5 ईयर प्लान या कि जो वैसे प्लान है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होगी, केंद्र पर प्लानिंग नहीं होगी। इसमें आर्थिक प्रबंधन होगा। तो अगर नीचे के स्तर पर भी परिवर्तन करना है या शक्ति देनी है तो संभव है सोशल डेमोक्रेसी में। फिर ये वैनगार्ड पार्टी एक पार्टी होगी, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना में पार्टी है या जो रशियन पार्टी है, यूएसएसआर में जो पार्टी आई थी, तो एक महत्वपूर्ण पार्टी होगी जिस पर पूरी सत्ता इकट्ठित हो जाएगी। जबकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ पार्टी होंगी, बहुत सारी पार्टियां होंगी जो अपने अपने हित के लिए आपस में संघर्ष करेंगे। सर्वहारा वर्ग की इसमें तानाशाही स्टैब्लिश की जाएगी, जबकि इसमें राजनीतिक बहुलवाद होगा, यानी इसमें बहुत सारे लोग, अल्पसंख्यक, बहुजन, मतलब बहुत सारे लोग इसमें रहेंगे। फिर सर्वहारा ये लोगों का राज्य होगा, जबकि ये उदार लोकतांत्रिक राज्य होगा। अब नया समाजवाद, एक नया कॉन्सेप्ट आया, न्यू सोशल डेमोक्रेसी। तो इसे नव संशोधनवाद या नियो रिविजनिज्म या थर्ड वे के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा तरीका। यह ऐसा शब्द है जिसमें जर्मनी, इटली, नीदरलैंड से लेकर ब्रिटेन तक के देशों में सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को शामिल किया जाता है। नए सामाजिक लोकतंत्र ने वर्क फेयर स्टेट कहे जाने वाले समर्थकों का नेतृत्व किया है। वर्क फेयर स्टेट कहे जाने वाले समर्थकों का नेतृत्व किया है। इसमें काम की मांग करने वाले, आत्मनिर्भर बनने वाले व्यक्तियों पर लाभ व शिक्षा के सरकारी प्रावधान सशर्त हैं। तीसरा तरीका क्या है? यह शब्द पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के विकल्प के विचार को समाहित करता है कि हमें पूंजीवाद और समाजवाद से हटकर कोई ऐसा थर्ड वे, तीसरा तरीका ढूंढना चाहिए। प्रारंभ में इस शब्द को फांसीवादियों द्वारा प्रयुक्त किया गया। वर्तमान में यह शब्द आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र से मजबूती से जुड़ा हुआ है, आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र से मजबूती से जुड़ा हुआ है। अभी यह शब्द पुरानी शैली के सामाजिक लोकतंत्र व नव उदारवाद का विकल्प है। तो सोशल डेमोक्रेसी और थर्ड वे में क्या अंतर होगा? तो जो सोशल डेमोक्रेसी है ये आइडियोलॉजिकल है, जबकि ये प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है। ये राष्ट्र राज्य की बात करता है, जबकि ये भूमंडलीकरण की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। ये औद्योगिक समाज की स्थापना करना चाहता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की स्थापना करना चाहता है। ये सूचना समाज की स्थापना करना चाहता है, इंफॉर्मेशन सोसाइटीज की स्थापना करना चाहता है। इसमें वर्गीय राजनीति होती है, यानी क्लास पॉलिटिक्स होती है, जबकि इसमें समुदाय की पॉलिटिक्स होती है, समुदाय महत्वपूर्ण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है और ये बाजार, मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। फिर इसमें पिछड़ेपन की चिंता की जाती है, यानी जो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड हैं या पंक्ति में अंतिम में खड़े हैं, उनकी चिंता की जाती है। इसमें प्रतिभा का विकास किया जाता है कि अगर किसी के पास प्रतिभा है, चाहे वो अमीर सेक्शन से हो या गरीब सेक्शन से, आप उसके प्रतिभा पर फोकस कीजिए। फिर इसमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात की जाती है। इसमें सभी के लिए अवसर की बात की जाती है। इसमें गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य रहता है। इसमें समावेशन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है कि आप इंक्लूजन करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो होता है ना, इंक्लूजन, वही सामाजिक अधिकार इसमें दिए जाते हैं। इसमें आर्थिक व उत्तरदायित्व का इसमें काइंड ऑफ बोलबाला रहता है। पालने से कब्र तक कल्याण राज्य करेगा। तो आप पालने से, यानी कि जब से बच्चा पैदा होगा और अंतिम कफन तक, इसमें राज्य आपको काइंड ऑफ मतलब मदद करेगा। लेकिन इसमें कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा कि आपका एक जनरल वेलफेयर हो, इसके लिए कार्य किया जाएगा। सामाजिक सुधारवादी राज्य ये प्रतिस्पर्धा पूर्ण बाजार की स्थिति वाला राज्य होगा।